अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान ता क़यामत रहे। अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी सेहत दे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट्स करें, जो आपसे राय मांगी जाए उस पे अपना इज़हार ज़रूर करें। दोस्तों, आपको याद है ISI का एक सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी हुआ करता था। वो भी अपने वक़्त का फ़िरौन था और नवाज़ शरीफ की हुकूमत या नवाज़ शरीफ को चलने नहीं देता था। वो उस वक़्त की हिस्ट्री है। अगर आप लोग जानते हैं ये 2013, 14, 16, 15 में क्या हुआ, तो आपको वो नाम याद होगा कि नवाज़ शरीफ से कभी इस्तीफ़ा मांग लेते थे, कभी नवाज़ शरीफ साहब को कोई मैसेज भेजते थे। वो सारी स्टोरियाँ आप लोगों ने सुनी हुई हैं। फिर धरना करवाना और फिर पैगाम भेजना वज़ीर-ए-आज़म को कि आप चले जाएँ छोड़ कर, और इस वक्त मतलब कि छोड़ दें, लोग आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल देंगे। और फिर इमरान खान का हवा बना, ये तमाम चीज़ें जिसके क्रेडिट पर थी उसको आप बड़ी अच्छी तरह से और बेहतर जानते हैं। इमरान खान को धरने पर बिठाया था और आपको याद है ताहुल कादरी को लाया। लंदन प्लान का मरकज़ी किरदार था, जिसकी बाद में फ़ोन कॉल भी पकड़ी गई थी, जिसने मुशाहिदुल्लाह खान साहब को ओहदे से हटवाया था। वही ज़हीरुल इस्लाम जिसने नवाज़ शरीफ पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगवाए, डॉन लीग जैसे प्रोपोगंडे करवाए। मतलब एक लिस्ट है पूरी, जो कि पाकिस्तान को चलते पाकिस्तान को रोकने में और अपनी पसंद का बंदा लाने का जो क्रेडिट है वो वो बंदा लेता था। और उसका क्रेडिट था कि उसने मतलब कि चलते पाकिस्तान को तबाह किया। वो नवाज़ शरीफ जिसने पाकिस्तान को फिर सीधी पटड़ी पे डाल दिया था। वैसे तो अगर 91 बाने वाला नवाज़ शरीफ कंटिन्यू चलता रहता तो आज हम हिंदुस्तान से बहुत आगे होते। लेकिन 2013 में मोदी भी हमारे नेबर में आया था। उससे पहले तैयब उर्दगान भी कुछ साल पहले मुंतखब हुआ था। तो देख लें उन मुल्कों की पूरी दुनिया में जो गिरफ्त है, उनकी जो इकॉनमी है वो कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। क्योंकि यहाँ पर पसंद नापसंद, फिर लंबी स्टोरी, लंबी बहस चली जाएगी। खैर, ये ज़हीरुल इस्लाम जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसने इस्तीफ़ा मांगा तो नवाज़ शरीफ ने पैगाम रसाओं को बड़ी इज्जत और एहतराम देकर वहाँ से फ़ारग किया कि जाओ जो होंदा जे कर लो। फिर उसके बाद तो नवाज़ शरीफ वही है ना जिसने वो जिसके कहते हैं कि पेट पे छड़ी रखी थी और कहा था इस्तीफ़ा दो, तो नवाज़ शरीफ का था ओवर में डेड बॉडी। तो नवाज़ शरीफ को शायद हर आने वाला जो फ़िरौन होता है ना, उसको यही लग रहा होता है कि इस वक्त का बादशाह वही है, इस वक्त का सारा कुछ करने वो वाला है। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी से गिरफ्तार हुआ मोबाइल फ़ोन से बहुत से ऐसे राब्ते और मवाद मिला है जिससे पता चला है कि एंटी रियासत को इंटरनेशनल सतह पर मैनेज करता था। अब अंदाज़ा करें कि ज़हीरुल इस्लाम ने नवाज़ शरीफ पर गद्दारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया और अपने ख़ानदान को खुद इसमें फंस गया। अब कैसे फंस गया वो आपको बताते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम की इतनी तारीफ़ आज कहाँ से, या ज़हीरुल इस्लाम सब हमें कहाँ से याद आ गए। वो इसलिए याद आ गए कि मैं आपको बेस बना दूँ ताकि आप लोगों को ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का क्या रोल था और फिर उसके ख़ानदान को इसमें आगे क्या रोल मिला, और अब की तबाही में ज़हीरुल इस्लाम का क्या रोल है या उसके ख़ानदान का क्या रोल है। अच्छा जी, ज़हीरुल इस्लाम इसकी ज़मानत जो उनके ख़ानदान बच्चा जो वो आजकल पकड़ा हुआ है, ज़मानत ख़ारिज होने का तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। जज ने रहा नहीं किया। तहरीरी फ़ैसले में लिखा है कि वक़ास जंजुआ पर मुद्दई मुकदमा ने क्लाशनकोफ रखने, बारूद बारूदी की शिकायत की है। रिकॉर्डिंग के मुताबिक वकास जंजुआ से क्लाशनकोफ, बारूदी और मवाद बरामद हुआ है, जो कि एक घिनौना इल्ज़ाम है। वकास जंजुआ ने कालदम तंजीम के साथ रवाबत का भी इंकशाफ किया। जिस तरह हम लोग बता रहे थे आपको कि ये कालदम जो तंजीम जिनके साथ मिलकर ये वो धरना वगैरह हुआ था 2000, जिसमें जिसमें वो बाद में फिर गोली भी लगी थी एहसन इकबाल साहब को, वो सारे वाक़यात तो उनके साथ राब्ते का जो है ना वो आपस में वो जुड़ रहे हैं वकास साहब। वकास जुआ के इल्ज़ामात से जोड़ने के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी शवाहद जो हैं इस वक्त वो मजबूर हैं। वकास जुआ की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की जाती है। इस ज़मानत के खारिज होने के बाद PTI इस्लामाबाद हाई कोर्ट दौड़ कर जाएगी, रिलीफ लेने की कोशिश करेगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो PTI गालियाँ निकालती है, उनको जो दलाल कहती है, उनके बारे में जो भी अल्फाज करती है, रऊफ़ हसन साहब से लेके और बाकी सारे जज जो 6 के 6 जिन्होंने ख़त लिखा था वो इनके बड़े प्यारे हैं। लेकिन उनके जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ख़िलाफ़ या उनके बारे में जो ये बकते हैं वो आप लोगों को पता है। बट एनी हाउ, ये उनका जो हीरा पकड़ा हुआ है, जिस ख़ानदान का वो हीरा पकड़ा हुआ है, जिस ख़ानदान की बड़ा बाकायदा तौर पर हिस्सा है पाकिस्तान की मौजूदा तबाही में, उसको आज ज़मानत नहीं मिली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियाँ उमर नदीम का अदालत में रिकॉर्ड बयान करा दिया गया है। बयान सामने आया है। तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब मियाँ उमर नदीम ने 30 जुलाई को एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया था। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि रेफरेंस पर इंक्वायरी का इख्तियार
7 दिसंबर 2022 को मिला और तफ्तीश 28 अप्रैल 2023 को शुरू की। रिकॉर्ड के मुताबिक काबीना ने बैरून मुल्क असासों की रिकवरी के लिए रिकवरी यूनिट की मंजूरी भी दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर उस्मान अहमद को शहजाद अकबर की हदायत पर खुफिया खतूत लिखे गए और मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी मुंजमद करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीजिंग ऑर्डर हासिल किए। अच्छा जी, तफ्तीशी अफसर का कहना था कि निजी हाउसिंग सोसाइटी यानी बहरिया टाउन से 2019 में 4 ता 30 अप्रैल 458 केनाल 4 मरले और 58 मुरबा फिट ज़मीन खरीदी गई। खरीदी गई ज़मीन मुलज़म जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। अराजी मुंतकिल के बाद बानी PTI से जुल्फ़ी बुखारी, शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो मिले। प्रॉपर्टी टाइकून का आपको नाम पता है ना, नाम ले सकते हैं। अब बैरिया का नाम आएगा तो फिर प्रॉपर्टी टाइकून का नाम तो आएगा ना। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 11 जुलाई 2019 को रकम पाकिस्तान की मलकियत होने पर इमरान खान को बदनीति पर मुबनी नोट लिखा। बदनीति पर मुबनी नोट 3 दिसंबर 2019 को काबीना इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया गया। बदनीति पर मुबनी नोट बंद लिफाफे में काबीना में पेश करके इसकी मंजूरी पर इसरार किया गया। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कोई बाहर से नहीं कह रहा, ये बात इमरान खान की उसकी काबीना में बैठे हुए लोग इस बात की गवाही दे चुके हैं। और ये शोर उस वक्त भी पड़ा था कि ये बंद लिफाफे में क्या है, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा था कि आप लोग इसकी मंजूरी दें, इसमें जो भी है वो ठीक है, मुल्क के लिए है, मुल्क की खातर है। अगर नहीं किया गया तो पता नहीं मुल्क कितने बड़े नुकसानात मुतहम्मल। और ये वो मुल्क नहीं था, वो मलका थी, जो ज़ाहिर है अगर ये ना पास होता तो मलका को नागवार गुजरता। मुल्क का तो ऐसे नाम ही मतलब चीज़ कहेगा। बट एनी हाउ, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट की आड़ में 240 कनाल अराजी फरा शहजादी, जिनको उर्फ़ आम में गोगी कहा जाता है, उनके नाम पर भी मुंतकिल की गई थी। बानी PTI बुशरा बीबी अराजी की फ़रोख्त से मुतल्लक सबूत देने में नाकाम रहे। दोनों को सबूत देने के लिए मुतअद्दिद नोटिस किए लेकिन ताउन नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर के बयान में मज़ीद कहा गया कि मुलज़मान रियासत पाकिस्तान के लिए फ़ंड्स की मुंतकली के सबूत पेश करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 240 कनाल की अराजी धोखादही से मुलजमान के नाम पर मुंतकिल की गई और अलकादर ट्रस्ट में फराज शहजादी ने इमरान खान और बुशरा बीबी के बतौर फ्रंट पर्सन का काम किया। इस बयान को सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया कि रूहानियत के चक्कर में कौन सी बड़ी करप्शन की गई और मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया। और ये सब ज़ाहिर है अब इमरान खान साहब और ख़ातून अव्वल का नाम इसमें आ रहा है और उन्होंने ये सब कुछ किया है। इन डॉक्यूमेंट, इन बयानात के मुताबिक यही कह रहा है। और जो फ़रा शहजादी है, जिसको फ़रा गोगी भी कहते हैं, वो इसका उस वक्त भी आपको पता है पंजाब में उनका बड़ा नाम था कि वो हुकूमत चला रही हैं, ट्रांसफ़रों से पैसे खा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। मुझे तो एक जगह पे मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत को उस दौर का सारा रिकॉर्ड सामने लाना चाहिए, बताना चाहिए पंजाब के लोगों के उस दौर में क्या क्या यहाँ पर फ़रा गोगी साहिबा जो हैं वो करती रही हैं। लेकिन खैर, ये जो बयान है इसके मुताबिक मेरे ख्याल में इमरान साहब और साबिक़ ख़ातून अव्वल जो हैं वो मुझे फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से उनकी जान जो है वो छूटने वाली है। वफाकी हुकूमत ने मिसिंग पर्सन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। वफाकी हुकूमत ने लापता अफराद के लिए हर ख़ानदान के लिए जिनके ख़ानदान से कोई अफराद मिस हुआ है, उस ख़ानदान को 50 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म तारड़ का कहना है कि लापता अफराद के ख़ानदानों की मदद के लिए रियासत ने गैर मामूली और तारीख़ी फ़ैसला किया है। आज़म वज़ीर तारड़ का कहना है कि 5 साल से ज़्यादा अरसा वाले गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के दुख में शामिल हूँ। लापता अफराद के हर ख़ानदान की ग्रांट के लिए 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनका कहना था कि वफाकी काबीना ने ग्रांट की मंजूरी दे दी है। ये रियासत के लिए मुखलसाना रवैया है। ये मुतासरा ख़ानदान की मुश्किलात दूर करने और उनके गम में शरीक होने के लिए मेरे ख़्याल में हुकूमत का बेहतरीन कदम है। आप ज़ाती हैसियत में भी मेरे ख़्याल में इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस ख़ानदान का जो फ़र्द लापता है उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। जिसका बाप, जिसकी बहन, जिसका बेटा, जिसका भाई, कीमत, पैसा उनके नज़दीक कोई अहमियत का हामिल नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जिनके लिए ये मरहम का किरदार अदा करे और हुकूमत का ये कदम उनके लिए कम अज़ कम एक उनके साथ खड़ा होना को मेरे ख़्याल में मैं तो इसको तशबीह दूँगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो गुम हुए हैं, जो नहीं मिल रहे, अल्लाह ताला की ज़ात उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अगर वो किसी जगह पे सलामत हैं तो अपने घरों में आए, और अगर खुदा ना करे मुँह में खाक ऐसा नहीं है तो कम अज़ कम उनके ख़ानदानों को कुछ तो मरहम मिला, कुछ तो उनको हौसला और हिम्मत मिला और उनको ये लगा पता कि कम अज़ कम रियासत उनके साथ खड़ी है। इधर सुप्रीम कोर्ट की महसूस नशिस्तों वाले फैसले ने इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी अदारे कोशिश व निज में
डाल दिया है, अदारे के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है, इस पर अमल कैसे होना है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के आइनी किरदार को बुरी तरह मुतासर किया है, बल्कि आइन के मुतलका आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को भी मानी करार दिया है। बाखबर ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने अंदरूनी बहस मुबासे में ये बात कही कि फ़ैसले से कमीशन के फ़राइज़ और काम बराह रास्त मनफी तौर पर मुतासर हुए। यानी इलेक्शन कमीशन बतौर अदारा मुतासर हुआ है, यानी 8 जजों ने एक गैर आइनी अदारा ही गैर मुयसर कर दिया है। डेफिनेट एक आइनी अदारा है इलेक्शन कमीशन, और इसमें कोई शक भी नहीं है, और उसको इन जजों की इस फैसले ने मेरे ख्याल में तो बड़ा डैमेज किया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बड़ा नुकसान पहुँचाया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया है कि कमीशन का काम काज फ़राइज़ और एहतरात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात समझने के लिए आइन और कानून के तहत कमीशन के कामों और फ़राइज़ और एहतरात को जानना बेहतर होगा। ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी एक ऐसी आज़ाद अदारा है जैसे अदलिया एक आज़ाद अदारा है, जैसे प्रेस, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपने आप को अगर आज़ाद कहता है, और आपकी जो पार्लियामेंट है वो अपने आप को सुप्रीम कहती है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो ये जो फैसला है मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। ये जायज़ शिकायत है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनकी साख को डैमेज किया गया इन 6-8 जजों ने ये मिलकर, जो कि नहीं होना चाहिए। ये किसी भी सूरत में इस वक्त इस तरह की चीज़ें जो हैं मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने सेहत में रखे। इमरान खान साहब के खिलाफ गिरद घेरा तंग हो रहा है। अब लगता है कि वाकई कुछ करने जा रहे हैं या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो डिजिटल मीडिया पर हाथ डाला है ना, क्योंकि डिजिटल मीडिया ही इमरान खान की ताकत है। और अगर इस डिजिटल मीडिया का प्रोपेगेंडे का तोड़ अगर आपने ढूंढ लिया, एक तो आप उनको पकड़े हैं, प्लस आपको तोड़ भी ढूंढना है, क्योंकि उनके मुकाबले पर भी ऐसे लोग होने चाहिए जो वो कर रहे हैं उसको तोड़ दिया जाए उनका। अब कल एक जो खबर आई थी उस खबर का आपने ब्रेक देख लिया कि एक उन्होंने इंग्लिश अखबार में एक बड़ा आर्टिकल छपवा दिया कि पाकिस्तानी फ़ौज के मेजर कर्नल जनरल जो हैं वो अकाउंट जो बनाकर उस पर गालियां निकाल रहे हैं। अब अंदाज़ा करें ज़रा, ज़ाहिर है वो एक इंग्लिश अखबार में छपा है, उसकी रीच ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, वो अब्रॉड में पढ़ेंगे, तो एक पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ऐसा बनेगा। तो मेरे ख्याल में अगर वो ये बात है तो फिर परवेज़ संधीला भी ब्रिगेडियर है, आरिश शहजाद भी कर्नल है, राजा साहब जो है वो भी, रजी दादा भी जनरल है, राजा कबीर साहब जो वो उनके पास भी होते हैं, क्योंकि ये सब वही काम कर रहे हैं। बहुत सारी दुनिया में भर्तियां हैं जो अंडर कवर चल रही थी, अब वो सामने आ गई। इसका मतलब कि हम लोग फौजी हैं फिर, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो वो हम पे मुसल्लत कर रहे हैं, जो कि हम कर नहीं रहे। अच्छा, इनका करना, ये गालियां खुद निकालते हैं, अकाउंट खुद हैं। आप ये देखें कि हमारी ये ट्वीटों के नीचे, इस वीलॉग के नीचे आप जाएं और जो आपको ट्विटर पर जितनी गालियां नजर आएंगी उनके कोई नाम नहीं होंगे। हाँ, उनके साथ पीछे कोई इस्लामी आयत लगी होगी, इमरान खान की फ़ोटो लगी होगी, पाकिस्तान का झंडा लगा और गालियां दे रहे होंगे, और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं दूसरों पर कि ये फ़ौज कर रही है या परवेज़ संधीला कर रहा है या रज़ी दादा कर रहा है, लेकिन कर ये सब कुछ रहते हैं खुद। ये इनका तरीकाकार है। और ये इसी देखें, एक तो करते खुद है और फिर दूसरों पर जो है ना वो प्रेशर डालते हैं। मतलब बारिश से 24 लोग जो हैं वो फौत हो गए हैं, हलाक हो गए हैं केपीके में, लेकिन लाहौर की एक दिन की बारिश को हवा बनाकर पेश कर दिया। लेकिन केपीके की 24 लोगों की हलाकत पर कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परवेज़ संधीला नेगेटिव चीज़ें करता नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका वतीरा ये है, उन्होंने प्रेशर डालना है, और प्रेशर डाला पंजाब की हुकूमत पर। हालांकि पंजाब की हुकूमत ने 44 साल का जो रिकॉर्ड कायम हुआ वो 44 घंटे भी नहीं लगे और 4 घंटों में पानी क्लियर कर दिया। आज तो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा, आज तो किसी जगह पे वो जो कल न्यूज़ चैनल में बीबियां खड़ियां होकर इतना इतना करके वो पानी दिखा रही थी, वो बता रहे हैं जी कि हमीद लतीफ़ एक लाहौर में हॉस्पिटल है, उसके पास खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी जमा था और वो मोहतरमा उसके अंदर घुस गई। अब अंदाज़ा करें, अगर आपने मीडिया को इस तरह जिंदा रखना है और अगर आपने हुकूमत के खिलाफ ये सब कुछ करना है तो फिर आपको मुबारक हो, और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ बिकता है तो बेचें। लेकिन पंजाब हुकूमत को क्रेडिट जाता है। पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज ने वो कर दिखाया जो इससे पहले नहीं हुआ। वो उस्मान बज़दार के जो अंडरग्राउंड बनाए थे ना, उसने पानी खाने के लिए, वो जिन सारे उस्मान बज़दार साथ ही ले गया। तो मरियम नवाज आपको शाबाश है, लेकिन नेगेटिव को रोकने के लिए जो करना चाहिए वो ज़रूर करना चाहिए, वरना आपके किए हुए पॉजिटिव काम, वो जो मैं क्या कहूँ उनको, वो उसको खा पी जाते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आज का रात बड़ा अहम प्रोग्राम है, देखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।